Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं आधुनिक भारत चल रहा था और आधुनिक भारत में हम लोग गवर्नर जनरल देख रहे थे। तो उसी गवर्नर जनरल की कड़ी में आज जो देखेंगे वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड को देखेंगे। किसको देखेंगे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और लॉर्ड चैम्सफोर्ड के बारे में जानेंगे बहुत कुछ जो इससे संबंधित है। 1916 से 1921 जो है वो इनका कार्यकाल है। ये किसका है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल जो है 1960 टू 1921, 1916 से 1921 ईस्वी तक लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल है। इसको याद रखना है कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल कितना से कितना रहा? 1916 से 1921। आइए अब लॉर्ड चैम्सफोर्ड के बारे में आगे पढ़ते हैं, है ना। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस का एकीकरण हुआ। कह रहा है कि कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ है ना, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 ईस्वी में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में और कांग्रेस का एकीकरण हुआ। इसमें क्या हुआ? जो लखनऊ अधिवेशन हुआ इसमें कांग्रेस का एकीकरण हुआ। एकीकरण का अर्थ होता है कि जो अलग अलग है उस सबको मिला के एक करना। तो अब कांग्रेस में ऐसा क्या हुआ कि एकीकरण की आवश्यकता हुई? मूल रूप से आप जानते हैं कि कांग्रेस दो दलों में बंट चुका था, है ना। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 1907 में, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस दो दल में जो है बंट गया था। किसमें? सूरत अधिवेशन 1907 में। एक हो गया था नरम दल और एक हो गया था गरम दल। ये दो पार्ट में कांग्रेस डिवाइड हो गया। लेकिन उसके 9 साल बाद कांग्रेस जो अलग अलग हुआ था, यह 1907 में नरम दल और गरम दल दोनों मिलकर के 1916 में जो है एकीकरण हो गया। तो एकीकरण जो हुआ वह कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस एकीकरण हुआ। मतलब नरम दल और गरम दल दोनों क्या हो गया? मिल गया। और इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने किया। इसकी अध्यक्षता यह जो कांग्रेस लखनऊ का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ है ना, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता किसने की? तो वह किया अंबिका चरण मजूमदार ने। और स्वराज्य प्राप्ति का भी प्रस्ताव जो है इसमें पारित किया गया। किसमें? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसमें कि कांग्रेस का एकीकरण भी हुआ। इसमें क्या पारित किया गया? स्वराज्य प्राप्ति का भी प्रस्ताव पारित किया गया। और कांग्रेस ने जो है मुस्लिम लीग द्वारा की जा रही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो है मांग को स्वीकार भी किया। देखिए ना, अगला पॉइंट आपको मिलेगा, है ना। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग ने, है ना, मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। और मुस्लिम लीग के साथ क्या हो गया? समझौता हुआ। यह भी जो है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही हुआ। इसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के द्वारा की जा रही जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग मुस्लिम लीग कर रहा था, उसके लिए जो है समझौता कांग्रेस के एकीकरण लखनऊ अधिवेशन के साथ ही हो गया। अर्थात कांग्रेस भी जो है मुस्लिम लीग के साथ जो है आप कह सकते हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो मांग थी उसको स्वीकार किया कहीं ना कहीं और उसमें एडजस्ट किया। तो यह भी आप इसमें जान गए। अगला पॉइंट पर आते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। 1916 ईस्वी में पूना में, है ना, 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पूना में किसकी कौन विश्वविद्यालय? महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कहां पर? पूना में जो महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, यह जो आप समझ सकते हैं कि पूना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो संस्थापक हुए वह थे महर्षि धोंडो कर्वे। महर्षि धोंडो कर्वे, यह जो थे महर्षि धोंडो कर्वे, इन्होंने, यह एक समाज सुधारक थे, इन्होंने ही पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह जो है महर्षि पंडित, ये लिखते थे महर्षि पंडित धोंडो कर्वे, इन्होंने पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और यह एक समाज सुधारक थे। इन्होंने महिला शिक्षा पर जोर दिया, विधवा विवाह पर जोर दिया। और इतना ही नहीं, महर्षि पंडित धोंडो कर्वे ने अपना पूरा का पूरा जिंदगी जो है महिलाओं के लिए समर्पित कर दिया। अर्थात महिलाओं के सुधार में, महिलाओं की स्थिति में बदलाव के लिए, महिलाओं की बेहतर स्थिति के लिए, या कह सकते हैं महिलाओं की उच्चतर स्थिति के लिए इन्होंने जो है अपने पूरे जीवन को आत्मसमर्पित कर दिया और आजीवन जो है इसी क्षेत्र में लगे रहे और बहुत ही बड़े समाज सेवक के रूप में देश में उभरे। तो इन्होंने अपना जीवन महिला उत्थान में लगा दिया। और इनके द्वारा जो है मुंबई में स्थापित SNDT कॉलेज, SNDT, यह जो SNDT कॉलेज है
यह भारत का प्रथम महिला कॉलेज था, है ना, जिसकी स्थापना पंडित महर्षि धोंडे कर्वे ने की, है ना। इसका क्या नाम था? SNDT महिला विश्वविद्यालय। यह भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था जो कि महर्षि पंडित धोंडो कर्वे के द्वारा स्थापित की गई थी। इसी के द्वारा जो है पूना महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई। और 1891 से 1814 तक ये पुणे के जो है फर्गुसन कॉलेज में गणित के अध्यापक रहे। कब से कब तक? 1891 से 1914 तक पुणे का एक कॉलेज था फर्गुसन, उस कॉलेज के ये मैथमेटिक्स के प्रोफेसर भी रहे और लास्ट में इनको भारत रत्न भी मिला। और भारत रत्न जो मिला है 1958 में, 1958 में इनको भारत रत्न भी मिला। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं पूना में जो महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया महर्षि पंडित धोंडो कर्वे ने, उसी की बात कर रहा हूँ। 1998 में इसको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया और बहुत सारी महिलाओं के लिए इन्होंने जो है काम किया, उनकी अच्छी स्थिति, उनकी अच्छी सुधार के लिए बहुत ही डेडिकेशन के साथ लगे रहे और उम्र पर्यंत ताउम्र लगे रहे। चलिए अब ये हो गया, आगे का पॉइंट देखते हैं। इसके काल में अर्थात लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में 1917 ईस्वी में, कब? 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन हुआ। यह देखिए, इसके काल में अर्थात लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर, या किस पर? शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन हुआ। सैंडलर आयोग का गठन हुआ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। आपसे पहला प्रश्न पूछेगा सैंडलर आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह कब हुआ? 1917 में, और किस गवर्नर? ये तो हो गया लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब पूछेगा कि सैंडलर आयोग क्या है, या सैंडलर आयोग से आप क्या समझते हैं? तो यहां पर देखिए, मूल रूप से जो सैंडलर आयोग था यह शिक्षा के लिए ही लागू हुआ था, शिक्षा की बेहतर स्थिति के लिए, है ना। जो शिक्षा की स्थिति है उससे और अच्छी स्थिति हो, इसके लिए जो है सैंडलर आयोग का गठन किया गया था। यह 1917 से 1919 में हुआ। सैंडलर आयोग का जो गठन हुआ 1917 टू 1919 से 1919 में हुआ। इसने विश्वविद्यालय शिक्षा में कुछ संरचनात्मक बदलाव हेतु सुझाव लाए। मतलब सैंडलर आयोग के द्वारा जो है विश्वविद्यालय के बदलाव में, शिक्षा में बदलाव के लिए जो है कुछ सुधार लाया गया, है ना, हेतु कुछ सुझाव लाया गया। और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए के पश्चात, है ना, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात जो स्नातक होता है ना, पश्चात स्नातक के लिए त्रिवर्षीय शिक्षा, है ना, जो त्रिवर्षीय शिक्षा स्नातक के लिए दी जाती है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो उस त्रिवर्षीय शिक्षा की वकालत भी की। किसने? सैंडलर आयोग ने। इन्होंने त्रिवर्षीय शिक्षा की अदालत भी की, साथ ही उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद ये तीनों का ये भी किया। और आयोग ने, सैंडलर आयोग ने महिला शिक्षा, अनुप्रयुक्त विज्ञान तकनीकी शिक्षा और अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी बहुत सारा उसमें सुझाव लाया। तो अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी सैंडलर आयोग को जाना जाता है, साथ ही महिलाओं को शिक्षा के लिए भी सैंडलर आयोग को जाना जाता है। और अनुप्रयुक्त विज्ञान तकनीकी, है ना, अनुप्रयुक्त विज्ञान तकनीकी और तकनीकी शिक्षा में बदलाव के लिए भी सैंडलर आयोग को जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा में परिवर्तन के लिए, शिक्षा की स्थिति बेहतर हो, इसके लिए क्या लाया गया? तो इसके लिए लाया गया सैंडलर आयोग। इसके लिए क्या हुआ? सैंडलर आयोग का गठन हुआ। चलिए अब आपको सैंडलर आयोग भी समझ में आ गया, सैडलर आयोग, है ना, सैडलर आयोग का गठन भी आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। सैडलर आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। कब हुआ? 1917 में। सैडलर आयोग संबंधित है निम्नलिखित में से किससे? शिक्षा से, कृषि से, वैश्विक व्यापार से, कुछ कुछ दे देगा। तो सैडलर आयोग संबंधित है शिक्षा से। चलिए इसी के काल में अर्थात लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में 1919 में रॉलेक्ट एक्ट, है ना, रॉलेक्ट एक्ट पारित हुआ। अब यह प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रॉलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। रॉलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। और रॉलेक्ट एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? चेम्सफोर्ड के, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। रॉलेक्ट एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लागू हुआ? तो यह जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ, है ना। यह एक अधिनियम था जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ। अब आपसे प्रश्न हो जाएगा कि रॉलेक्ट एक्ट क्या है? आप समझ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी समझिए रॉलेक्ट एक्ट क्या होता था। रॉलेक्ट एक्ट मूल रूप से जो है मित्र, वह है कि रॉलेक्ट एक्ट को भारतीय भाषा में काला कानून भी कहा गया। अब काला कानून क्या है? तो इसमें क्या था कि आतंकवादी गतिविधि का अगर कहीं पर
अंग्रेजों को डाउट हो रहा है कि इस घर में या इस जगह या इस स्थान पर, अमुक स्थान पर जो है आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दी जा रही है, तो इस बात के शंका के आधार पर भी वह आपको बंदी बना ले सकता है। अगर उसके मन में हो गया कि यह आदमी कोई जुर्म है, यह कोई गुनहगार है, इसने कुछ किया है, तो उस शंका के आधार पर भी वह आपको पकड़ के जेल में डाल सकता था और 2 साल तक की सजा भी दे सकती थी। तो यह एक काला कानून था जो अंग्रेज अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए यहाँ लाया गया था भारत में। तो रॉलेट एक्ट मूल रूप से, रॉलेट एक्ट एक तरह से जो है आप देख सकते हैं तो जो पत्रकारिता है उस पर भी रोक लगाने के लिए था। इसका बहुउद्देश्य था, लेकिन मूल उद्देश्य यही था कि भारत में अंग्रेजों की जड़ें और भी कैसे मजबूत हो और भारतीयों को किस किस तरह से कमजोर बनाया जाए, पंगु बनाने के लिए जो है यह एक, आप समझ सकते हैं, एक एक्ट लाया गया। तो इसको काला कानून कहा गया। और काला कानून इसी के चलते आप देखेंगे आगे जो असहयोग आंदोलन है वह कहीं ना कहीं रॉलेट एक्ट का परिणाम है। आप जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट का परिणाम है। इसके बाद ही जलियांवाला बाग कांड हुआ और उसके बाद खिलाफत आंदोलन और उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ। तो यह सब जो है समझ लीजिए कि रॉलेट एक्ट क्या हो गया, काला कानून हो गया। और आतंकवादी गतिविधियों के संदिग्ध किसी को भी हिरासत में लेने की अनुमति थी और बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक किसी को भी गिरफ्तार करने का जो है इसमें उसको हक, गिरफ्तार करने का है ना, उसको अधिकार दे दिया था। और बिना वारंट है ना, बिना वारंट तलाशी के, और बिना वारंट तलाशी के वह सिर्फ शंका के आधार पर आपको पकड़ के जेल में डाल सकता है। और साथ ही साथ जो है इसमें प्रेस पर रोक लगा दिया। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे सर सिडनी रॉलेट, है ना, सर सिडनी रॉलेट जो है रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए सर सिडनी रॉलेट के नाम पर ही रॉलेट एक्ट, है ना, रॉलेट एक्ट पारित हुआ। क्योंकि रॉलेट ने जो है इसकी अध्यक्षता की, इसलिए उसके नाम पर क्या हो गया, ये रॉलेट एक्ट हो गया। और इसका उद्देश्य जो है राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाना और भारत में ब्रिटिश पकड़ को मजबूत करना था। राष्ट्रवादी आंदोलन को रोकने का जो है यह सब एक तरीका था। कहीं राष्ट्रवादी आंदोलन अगर चल गया, एक एक बच्चा अगर राष्ट्र हित के लिए तत्पर हो जाएगा तो फिर अंग्रेज यहाँ रह नहीं पाता, इसलिए उन्होंने क्या किया, रॉलेट एक्ट पारित किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझ गए रॉलेट एक्ट क्या है। इसी के काल में अर्थात लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो परिचित नहीं होगा अगर वह भारतीय होगा तो, क्योंकि भारतीयों पर इतनी बर्बरता हुई है, इतना मतलब बुझिए इतना उस पर आप कह सकते हैं जुर्म हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है कि वह भारतीय कभी उसको नहीं भूल सकता है। भारत के दामन पर लगा एक बहुत ही काला धब्बा दाग है ये, है ना। तो इसी के काल में अर्थात लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग अमृतसर कांड हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो जलियांवाला कांड है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसको समझ लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। मूल रूप से ये जलियांवाला बाग है 13 अप्रैल 1919 को हुआ और बैसाखी के दिन हुआ, है ना। बैसाखी एक त्योहार है, उसी के दिन जो है जलियांवाला बाग का कांड हुआ। और यह जो जलियांवाला बाग है यह रॉलेट एक्ट के विरोध में, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है अमृतसर के बगल में है, जहाँ पर कि बहुत सारे अमृतसर शहर में जो है ना ये मतलब सभी लोग जो है एक बड़ा सा हाथा था जहाँ पर रॉलेट एक्ट के ये जो काला कानून है इसके विरोध में लोग जमा हुए थे और जो है आवाज़ें बुलंद कर रहे थे इसके विरोध के लिए। इसी में जो है चूँकि वहाँ पर बहुत सकरी नली थी और बीच में कुआं था, चूँकि जिस दरवाजे से एक तरफ से एंट्री थी और एक तरफ बहुत सकरा गली था, तो छोटा गली से निकलने का रास्ता नहीं था। और उसमें जो है अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर आए और उस निहत्ती भीड़ पर अनाधून गोलियां बरसा दी गई। इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई। यहाँ तक कहा गया कि एक उसमें जो बच्चा मरा वह मात्र 7 महीने का बच्चा था, उसकी भी हत्या उस जलियांवाला बाग कांड में हुई। सरकार जो है इसमें मरने वालों की संख्या 200 बताता है और 1-200 घायल बताता है, लेकिन हकीकत ये है कि इसमें हज़ारों लोग मरे और 1000 लोग मरने के बाद भी 2000 लोग घायल हुए। यह इतनी भयानक और इतनी क्रूरता भरी ये घटना थी। साथ ही साथ अगर आप देखें भारत की स्वतंत्रता में तो यह जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का बहुत ही बड़ा रोल है। ये घटना होने के बाद जो है भारतीय पूरी तरह से अंग्रेजों से असहमत हो गए और उसको जो है हवा मिलती चली गई। फिर असहयोग आंदोलन, फिर और सब आंदोलन जो है चलता गया और धीरे धीरे हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ये बहुत बड़ा एक मोड़ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, और है ना। और रॉलेट एक्ट के विरोध में ये जो है इसमें लोग सक्रिय हुए और यह घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड को ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत भी मानी जाती थी। मतलब यहाँ से अब उसका कहानी जो है काउंटडाउन चालू हो गया है। किसके बाद? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। 1997 में महारानी विक्टोरिया ने इस स्मारक पर जो है आकर के
है ना, जो मृतकों को श्रद्धांजलि दी, उन्होंने उसके प्रति आभार प्रकट किया, उन्होंने अपने बहुत जो है आभार व्यक्त किया। किसके प्रति? जलियांवाला बाग में जो लोग शहीद हुए थे उनके प्रति। ये 1997 की बात है, 1997 में, है ना। 1997 में किसने? तो ये था एलिजाबेथ ने, एलिजाबेथ जो महारानी एलिजाबेथ थी, उन्होंने आकर के इसको किया। और साथ ही जो है 2013 में, ईस्वी सन 2013 में, इसमें भी जो है एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन, है ना, डेविड कैमरॉन भी भारत आए थे। और डेविड कैमरॉन जब भारत आए तो भारत आ करके जब वो जलियांवाला बाग कांड का जहाँ पर कि स्मारक है, जब उसको उन्होंने देखा, उसमें बहुत सारे लोगों की जो है हत्याएं हुई, जानें चली गई, तो इस स्मारक पर आए और विजिटर्स बुक पर उन्होंने जो लिखा, है ना, जो विजिटर आते हैं घूमने के लिए स्मारक में, वो अपने बारे में कुछ न कुछ वहाँ के बारे में लिखते हैं। तो वो जो विजिटर्स थे, उन्होंने जो जलियांवाला बाग के बारे में, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे डेविड कैमरॉन 2013 में आए थे, इन्होंने लिखा कि यह अंग्रेजों द्वारा किया गया बहुत ही क्रूर हत्या है, इसको बहुत ही गलत बताया। और साथ ही जो है इन्होंने लिखा कि ब्रिटिश इतिहास की यह एक शर्मनाक घटना थी। ब्रिटिश के इतिहास का जो है यह बहुत ही शर्मनाक घटना था कि एक निहत्थी भीड़ पर जो है इतनी ज़्यादा गोलियां बरसा दी गई और इतने सारे लोग जो है मौत के शिकार हो गए, मौत के घाट उतर गए। तो ये बहुत ही दुख और बहुत ही विदारक घटना थी जो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को इसका अंजाम, इस घटना को दिया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन, है ना, खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय में प्रारंभ हुआ। इसी समय मतलब किसके समय में? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन, है ना, के समय प्रारंभ हुआ। किसके समय में? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में खिलाफत आंदोलन भी हुआ और इसी के समय में असहयोग आंदोलन भी हुआ। अब इस दोनों को भी हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर खिलाफत आंदोलन क्या है और असहयोग आंदोलन क्या है। तो पहले हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की कि खिलाफत आंदोलन क्या है। खिलाफत आंदोलन अगर आप समझें तो यह मूल रूप से ब्रिटिश द्वारा किया गया एक गद्दारी था, है ना। देखिए, तुर्की में जो है तुर्की जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो जो टर्की है, यह इन्होंने जर्मनी का साथ दिया। जर्मनी ब्रिटेन के अगेंस्ट में था, इसलिए टर्की को भी ब्रिटेन ने अपने अगेंस्ट में मान लिया। चूंकि अगेंस्ट में था और महायुद्ध हुआ तो इन्होंने साथ, जब टर्की ने साथ दिया जर्मनी का, तो वह क्या हो गया? इंग्लैंड का दुश्मन हो गया। तो इंग्लैंड का जब दुश्मन हो गया तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड जो है वह जीत गया और वो जो है जर्मनी जो है हार गया, तो टर्की सब हार गया। तो हारने के बाद टर्की को इस बात का भय था कि ब्रिटेन जीत अगर गया तो यह हमारे साथ बहुत गलत करेगा, और यह हुआ भी सही। ब्रिटेन जो है जीत गया। ब्रिटेन जीतने के बाद जो है इन्होंने टर्की के साथ बहुत घोर अन्याय किया। उनसे जो है जीतने के बाद भारत के जो मुसलमान थे उनको यह बात डर लगने लगा कि टर्की में जो खलीफा है उस पर कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो है उसको बर्बाद न कर दे। वह खलीफा एक धार्मिक पद था जिससे कि बहुत मुसलमानों की रूहें जुड़ी हुई थी, वो उसको अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते थे। तो उसका ये मानना था भारतीय मुसलमानों का कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटेन जीतने के बाद जो है उसको बर्बाद कर दे। अब हुआ भी यही, लेकिन ब्रिटेन ने जो है भारतीय मुसलमानों से यह वादा किया कि हम जो है अगर जीतने के बाद भी उसके साथ गलत बर्ताव नहीं करेंगे। लेकिन इंग्लैंड ने किया विश्वासघात। उसने क्या किया? जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध जीता, टर्की को छिन्न भिन्न कर दिया, बर्बाद कर दिया उसको पूरी तरह से। और बर्बाद होने के साथ ही जो खलीफा का पद था उसको भी जो है इसने ब्रिटेन वालों ने, कह सकते हैं ब्रिटिशों ने, उस खलीफा के पद पर भी आंच लगा दी। यहाँ तक ऐसा हुआ कि उस पर जो खलीफा का पद था वह एक धार्मिक पद था, उससे लोगों की जो है भावनाएं जुड़ी थी, वह उस पद को भी विच्छिन्न करने के लिए लग गया। तब जो है भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन, उसमें मूल रूप से जो थे मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आज़ाद, यह तीनों जो है मूल रूप से इसके नेता बने। और जो है प्रथम विश्व युद्ध में टर्की जर्मनी का साथ, ब्रिटेन का विरोध था और आश्वासन को पूरा नहीं किया। खलीफा के पद पर शेख हसन के दावों को स्वीकार करने लगा। शेख हसन जो है वहाँ का कोई होगा जिसको कि ब्रिटिश जो है उस खलीफा के पद पर बैठाना चाह रहा था, और खलीफा का पद मुसलमान नहीं चाहता था कि वहाँ पर खलीफा कोई दूसरा हो, और उस पद का कोई जो है, उस पद की अपनी गरिमा है, इसलिए उस पर जो है कोई आकर के कुछ उसके साथ गलत ना करे, इसलिए वो, है ना, और उसका प्रचार प्रसार किया। विश्वासघात से भारतीय मुसलमान नाराज हो गए, है ना, और आश्वासन को पूरा नहीं किया और खलीफा के पद को बर्बाद किया। लौकिक और आध्यात्मिक संस्था के रूप में
खलीफा का अस्तित्व बनाए रखना था। अब इन लोगों का उद्देश्य था कि लौकिक और आध्यात्मिक रूप से जो खलीफा का पद है वह बना रहे, इसलिए उन्होंने क्या किया, खिलाफत आंदोलन किया। तो अब आपसे प्रश्न समझ में आ गया होगा, खिलाफत आंदोलन किसके विरुद्ध था, तो अंग्रेजों के विरुद्ध था। क्यों था, क्योंकि वह टर्की जो प्रथम युद्ध में हार गया था, विश्व युद्ध में, उससे बदला लेने के लिए ब्रिटेन उसके साथ कोई भी बर्ताव कर सकता था, इसलिए भारतीय मुसलमान नहीं चाहते थे कि वो उसके साथ गलत करे। तो इसके लिए ब्रिटेन ने भारतीय मुसलमानों से एक बात वादा किया कि हम उसके साथ कोई गलत नहीं करेंगे, लेकिन बाद में जैसे जीता तो उन्होंने गलत किया और उसको छिन्न भिन्न कर दिया, किसको, टर्की को, साथ ही उसके मुस्तफ़ा का पद जो था उसको भी बर्बाद करने पर तुल गया। इसलिए जो है यहाँ के भारतीय मुसलमानों ने एक आंदोलन चलाई ब्रिटिश के खिलाफ, जिसको कहा गया खिलाफत आंदोलन। इसमें गांधी जी ने भी समर्थन दिया मुसलमानों का, और बहुत सारे हिंदू भाइयों ने भी खिलाफत आंदोलन में इन तीनों का, है ना, मौलाना मोहम्मद अली का, शौकत अली का और अबुल कलाम आज़ाद का भी साथ दिया खिलाफत आंदोलन में। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन क्या था, तो असहयोग आंदोलन 5 सितंबर 1920 को हुआ। ऐसे यह जो है 1 अगस्त, है ना, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो है सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ, और 5 सितंबर 1920 को, है ना, 5 सितंबर 1920 को जो है आपका असहयोग आंदोलन चालू हुआ। 5 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन चालू हुआ। 1 अगस्त 1920 को यह जो है आपका असहयोग सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था, है ना। साथ ही यह जो है अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापक अहिंसक आंदोलन था, जो ब्रिटिश के खिलाफ किया गया था। इसमें जो है गांधी जी ने सभी लोगों से यह आह्वान किया था कि किसी भी तरह से अंग्रेजों का आप मदद ना करें और सहयोग दें, अर्थात कि मूल रूप से जो कारखाना में काम करता है वह हड़ताल कर दीजिए, जो काम करता है वह अंग्रेजों का काम हड़ताल कर दीजिए, और पूरी रूप से अहिंसा के साथ जो है आप कहिए कि हम आपका काम नहीं करेंगे। और जो विदेशी कपड़ों की, विदेशी का वस्त्र वगैरह थी उसकी होली जलाई गई, विदेशों के सामान को लेने से इनकार किया गया। इस तरह करके जो मतलब कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से उसको जो है बहिष्कृत करने का प्रयास किया गया, और इसको नाम दिया गया असहयोग आंदोलन, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है असहयोग आंदोलन इसको कहा गया। और साथ ही यह मूल रूप से अन्यायपूर्ण कानूनों का और कार्यों के विरोध में देशव्यापक अहिंसक आंदोलन इसको माना जाता है। तो यह क्यों हुआ, तो वह जो रॉलेट एक्ट वगैरह मनमानी करने लगा, जो मन सो अंग्रेज करने लगा, तो उसको जगह पर लाने के लिए, या समझिए कि उसकी सत्ता को खत्म करने के लिए असहयोग आंदोलन का जो है गांधी जी ने सहारा लिया। और यह मूल रूप से अहिंसात्मक जो है आंदोलन था, कोई भी हिंसा किसी से नहीं करेगा, और अहिंसा रूप से कहेगा कि हम आपका जिसका मदद करता है अंग्रेजों की, वो सारा काम जो है ठप कर दीजिए, कोई सहयोग नहीं, इसलिए उसका नाम दिया असहयोग आंदोलन। तो अब लगता है बातें आपको समझ में आ गई होगी कि असहयोग आंदोलन क्या है। आगे बढ़ते हैं। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तृतीय अफगान युद्ध किसके काल में हुआ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। बहुत महत्वपूर्ण घटना है ना। क्या इसका नाम है,